नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है परिचर्चा को लेकर। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं हर हफ्ते एक नई परिचर्चा को लेकर आती हूँ और हमेशा एक जो विषय होता है बहुत खास होता है, महत्वपूर्ण होता है और मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति के दिल के करीब होता है जो कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। जी हाँ, परिचर्चा के 104वें एपिसोड में यानी कि 104 पायदान पर आज हम पहुँच गए हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 204। 104 204 जी हाँ, 204 माफ़ी चाहती हूँ, कुछ ज़्यादा ही मैं भावनाओं में बह गई और मैंने सोचा कि अभी 104 ही हुए हैं, लेकिन एक लंबा अरसा हमने गुज़ार दिया, तकरीबन पौने 4 बरस हो गए हैं, इस परिचर्चा को लगातार चलाते हुए और बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात की, बहुत सारे विषय उठाए जो समसामयिक रहे हैं, जो जागरूकता के लिहाज से भी रहे हैं और ऐसे भी विषय रहे हैं जो समय की माँग रही है। उन तमाम विषयों को आगे लेकर आते हुए आज हम फिर एक नए विषय के साथ आए हैं। हम वादा जो करते हैं कि हर बार कुछ नया लेकर आएँगे और हमने एक कोशिश और की है कि हम किसी भी विषय को दोबारा लेकर ना आए। तो हमारा एक ये भी प्रयास रहा है और हमारे साथ डॉक्टर विनीता साहनी जी जुड़ गई हैं। अभिनंदन, एक बहन पटल के उस पार और एक बहन पटल के इस पार। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और जो टॉपिक आज हमने लिया है, जो विषय हमने चुना है परिचर्चा के लिए, वो है कागज़ का आविष्कार और डिजिटल संसार। हम सब जानते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं और यहाँ पर सब कुछ कंप्यूटराइज़ है, सब कुछ हम कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटलीकरण हो चुका है और हम सब एक-दूसरे से देखिए आज आमने-सामने हम इस तरह हम अपने घर में, आप अपने घर में, लेकिन हम फिर भी जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी बात है और हम इस विषय पर बात करने के लिए 3 प्रमुख वक्ताओं के साथ आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, आज वक्ता के रूप में जो कि हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं और साथ में एक अभिभावक के रूप में उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। पूर्व निदेशक हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय में, तो हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही पहली बार हमारे साथ शेखर तिवारी जी जुड़े हैं, जो कि एचआर हेड हैं और ओमनी फाउंडेशन है के अध्यक्ष हैं आप, उनके उसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनकी संस्था करती है। लेकिन इस चर्चा के बाद और हमारे साथ प्यारी-सी गुड़िया, प्यारी-सी बिटिया दिव्यांशी कुमारी जुड़ी हुई हैं, जो कि 10वीं की छात्रा हैं और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज आए हैं, वो विषय वाक़ई बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या हम जानते हैं या क्या मैं कहूँ आप जानते हैं कि कागज़ का आविष्कार कब हुआ? 105 ईस्वी में चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ और 7वीं शताब्दी में भारत में चीन की तरफ से मतलब चीन होते हुए भारत में कागज़ का जो कारोबार है वो शुरू हुआ और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, खेद हो रहा है ये बताते हुए एक बड़ा-सा आंकड़ा मेरे सामने है कि जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि अ, पर्यावरण को अगर जोड़ें हम इस कागज़ से तो बहुत सारे पेड़ कटते हैं, तब जाके कागज़ तैयार होता है और उस कागज़ से जो कागज़ी कार्रवाई होती है, जो हमारा स्कूल हो, कॉलेज हो, दफ़्तर हो, हर जगह जो कागज़ का आदान-प्रदान चलता है, कागज़ का जो काम चलता है, आप हैरान हो जाएँगे 4 अरब पेड़ कटते हैं सालाना पूरे विश्व में, तब कागज़ तैयार होता है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे इस बात को भी बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि 2050 तक अगर यही स्थिति रही, जिस हिसाब से हम कागज़ का प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे पेड़ नष्ट हो जाएँगे। पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होगा, लेकिन फिर भी इस विषय पर और भी प्रकाश डालने के लिए हमारे पास बहुत सारे वक्ता हैं। तो हम चलते हैं, डिजिटल संसार की ओर भी चलेंगे और कागज़ के आविष्कार की ओर भी चलेंगे। इससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक, कुछ श्रोता जुड़ गए हैं। साबिर परवेज़ जुड़ गए हैं, जो कि हिंदी साहित्य संस्थान के महत्वपूर्ण
कड़ी है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और कड़वी सच्चाई लिखा आपने, आदरणीय प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं चाहती हूँ, मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सब हमारे साथ यूं ही बने रहे, जुड़े रहे। तो चलिए हम अपने तीनों महत्वपूर्ण वक्ताओं से बातचीत करते हैं और इस कागज के द्वारा जो भी चीजें हमारे समाज में, देश में, दुनिया में बदली हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। और हमेशा से कोशिश रहती है कि एक सार्थक चर्चा हो, कोई परिणाम निकले हमारी चर्चा का। उसी उद्देश्य की पूर्ति से आज फिर हम आए हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस पटल पर, और परिचर्चा के 204वें पायदान पर आप सभी का स्वागत है। कभी कभी वैभवी बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो जाती है, तो कुछ गलत बातें निकल जाती हैं, क्योंकि हम बहुत खुश होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होना जायज भी है, लेकिन मैं डॉक्टर तनेजा के पास चलूंगी, क्योंकि आप बुजुर्ग भी हैं, आपने बहुत सारी दुनिया देखी और वो दौर देखा है जहां पर कागज से जो महकमे चलते थे, कागज से जो कार्यालय चलता था, और कागज का क्या महत्व रहा है आपके स्वयं के जीवन में, उन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं तनेजा जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया आप इस विषय पर प्रकाश डालें और यहीं से आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। और आप सभी से गुजारिश करती हूँ हमारे साथ जुड़े रहें। जी डॉक्टर तनेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। आपने बहुत सही कहा कि जब मैं कार्य करती थी तो पेपर होता था, डिजिटाइजेशन नहीं होता था। लेकिन मैं ये कहूंगी कि दुनिया भले ही डिजिटल हो चुकी है, काफी डिजिटल हो चुकी है, परंतु पेपर का महत्व अभी भी कम नहीं है। हम कितने ही आधुनिक हो जाएं, बिना पेपर के कार्य सब अधूरे हैं, चाहे वो स्कूल हो, व्यापार हो या अन्य कोई भी विधा हो। पेपर के बिना हम काम नहीं कर सकते। जे ऐसा मेरा विचार है। सोचिए, अगर पेपर ना होता तो क्या होता। इतिहास लिखने की जगह ना होती। इतिहास सिर्फ दादी नानी की कहानियों में ही होता। ना किताबें होती, ना अखबारों की सुर्खियां होती, ना चिट्ठियां होती जिसमें हम दिल खोल के सब रख देते थे। इससे पहले बांस के तख्ते पर प्रेम की और पाती भी रेशम नहीं पर होती अक्षर। तनेजा जी, हाँ जी। प्रेम की पाती जो लिखा करते थे वो भी नहीं होती। हाँ, 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 आप लिखती थी क्या? और क्या, सब ठीक है। लिखते थे। सही, अच्छी बात है ना। उससे पहले बांस के तख्ते पर और रेशम पर अक्षर उकेरे जाते थे। बांस भारी होता था और रेशम बहुत महंगा। हड्डी और लकड़ी से ही उन पर लिखा जाता था। बांस को कहीं लाना ले जाना, ये बहुत ही भारीपन के कारण ये बड़ी कठिनाई होती थी। अतः ये सोचा कि कुछ हल्की चीज हो, तो पेड़ के पत्तों पर लिखा जाने लगा। पेड़ के पत्तों पे जब लिखते थे तो जब पत्ते सूख गए तो वो नष्ट हो गए, तो जो आपने लिखा वो भी नष्ट हो गया। तो ये एक बड़ी दुखदाई स्थिति थी। तो मिस्र और सीरिया में और भारत में ताड़ पत्र और भोजपत्रों पर कुछ नुकीली चीज से अक्षर उकेरे जाते थे। और उन उकेरों पर उकेरे हुए जो अक्षर होते थे उनके ऊपर कालिक पोत देते थे, ताकि वो पढ़ा जा सके, अक्षर दिखाई दें, कहने का मतलब है। तो आप कालिदास का नाम सबने सुना होगा। उनके बहुत सारे कार्य जो हैं वो मौजूद हैं उत्तर भारत में, जो कि भोजपत्रों के ऊपर हैं। और भोज की तरह सी देते थे उससे, ताकि वो सुरक्षित रहे। और इतना ही नहीं, मुगल दरबार में चित्रकला और कैलीग्राफी कैलीग्राफी आपको पता ही होगा कि एक विधा है लिखने के लिए। तो कैलीग्राफी के लिए भी भोजपत्र यूज किए जाते थे मुगल दरबारों में। तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन भोजपत्रों पर ये जो दक्षिण भारत में अगर हम देखें, ये तो उत्तर भारत की बात हो गई। दक्षिण भारत में मंदिरों में, जो मंदिर हैं उनमें पुरानी चीजें सजोई हुई हैं ताड़पत्रों में, जिसमें वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, ज्योतिष शास्त्र भी हैं, आज भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा चट्टानों पर भी खुदाई होती थी, जिसे शिलालेख कहते हैं। लोगों में ऐसी चीज की तलाश की जाने लगी जिस पर लिखा तो जाए,
लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके और काफी देर तक सुरक्षित रह सके। ये तलाश उन्हें पेपर के इन्वेंशन तक ले आई। 3500 ईस्वी पूर्व नील नदी के पास पेपरस नामक पौधे के गूदे को छान कर सुखाकर मोटी लेयर बनाया जाने लगा, इसलिए इसका नाम पेपर पड़ा। पेपरस से उसका नाम पेपर ड्राइव हुआ। इस कुछ हद तक इन पर लिख सकते थे, परंतु ये भी मोटे और भारी होते थे, तो इनका संग्रह करना थोड़ा कठिन होता था। जिस पेपर की बात आज हम करते हैं, वो आपने हमें बताया कि चीन में हुई। जो जिसने ये खोज की, उसका नाम था काइलुन। काइलुन जो था, वो एक बार 105 ईस्वी की आपने बात की, वो टहल रहा था अपने गार्डन में, तो उसने देखा मधुमक्खी ने मगज निकाला पेड़ से, उसको पैरों से समतल किया और फिर घर बनाने लगी। उसको इससे आइडिया आ गया पेपर बनाने का, कि वो अगर घोंसला बना सकती है, अपना घर बना सकती है, तो मैं तो पेपर बनाऊं। तो उन्होंने हेम्प नामक पेड़ इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसमें गूदा काफी होता है। तो उसने हेम्प के पेड़ से गूदा लिया, उसको उबाला, उसमें मोटी सी छलनी ली और उसको सुखा दिया। जब सुखा दिया तो वो तो मुलायम और चिकना और बड़ा सुंदर सा पेपर की तरह निकल आया। तो ये इस पर लिखा भी जा सकता था और एक स्थान से दूसरी जगह पर लेके जाया भी जा सकता था, आसान था। उन्होंने उस समय जो राजा थे, तत्कालीन राजा, उनको दिखाया, वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने शाबाशी भी दी उसको। परंतु चीन ने पेपर बनाने की ये विधा लंबे समय तक सीक्रेट रखी, बताते नहीं थे, और वो व्यापार करते रहे इस चीज का, एक्सपोर्ट कर करके। तो 6th सेंचुरी में कोरिया और जापान थोड़ा पेपर बनाने लगा। 751 एडी में चीन का अरब देश के साथ युद्ध हुआ। इस बैटल में चीन हार गया। अरब देश ने चीन के कई सैनिक बंदी बना दिए। अरब देश ने जब बंदी बना लिए, तो उन्होंने छोड़ने के लिए शर्त लगाई कि मैं सैनिकों को तब छोड़ूंगा जब आप अरब देश के नागरिकों को कोई नई विधा सिखाएंगे। तो चीन को पेपर बनाने की विधा बतानी पड़ी। जब चीन ने पेपर बनाने की ये विधा बता दी, तो पेपर बनाने की विधा जो थी, वो कोरिया, जापान और मिडल ईस्ट में और कई इंडस्ट्रीज से होती हुई यूरोप तक पहुंच गई। स्पेन में पेपर बनने लगा 11वीं सदी में। तो क्वालिटी के भी कई प्रयोग हुए और पानी से चलने वाली मशीनें बनी पेपर बनाने के लिए। ये एक चीज जो है अफ्रीका तक भी पहुंच गई। भारत में 1417 ईस्वी में कश्मीर में और 1470 ईस्वी में कलकत्ता के पास बाली नगर में और फिर जगाधरी और गुजरात में पेपर मिल्स की स्थापना हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, यानी इतिहासकारों के अनुसार, सिंधु सभ्यता के इतिहास में भारत में पेपर का प्रयोग बताया गया है। यूरोप में 1453 में गुटनबर्ग ने छपाई का आविष्कार किया और 1690 में उत्तरी अमेरिका में फिलाडेल्फिया में पेपर की तकनीक पहुंची। 1830 और 40 के दशक में फ्रेडरिश गोडलोक केलर और चार्ल्स फ्रेटर्निटी ने पेपर को ब्लीच करने की तकनीक बताई, ताकि पेपर सफेद हो सके, और उन्होंने पेपर की एक क्रांति ला दी। जो आज हम देख रहे हैं पेपर की क्रांति, ये शुरू वहां से हुई थी। 1844 में पेपर के साथ पेन और पेंसिल का एक नया दौर आया, क्योंकि अगर पेपर पे लिखना है तो पेन और पेंसिल का साथ भी चाहिए। तो ये भी एक शुरुआत हुई। उससे पहले पेन और पेंसिल को कोई नहीं जानता था। तो ब्रिटिश काल में मशीनों की मदद से पेपर बनाने लगे और ये कार्य जो है वो एक औद्योगिक हो गया। लकड़ी के पल्प और बुरादे और लिनन आदि से लुगदी तैयार करके मशीनों में डाला जाता है और मशीनों से उसे प्रेस करके पानी निकाल दिया जाता है। फिर रोलर वाली मशीनों से रोल करके फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाता है पेपर को। अगर तो पेपर चाहिए सफेद, तो ब्लीच डालेंगे, और अगर चाहिए रंगीन तो उसमें कलर डालेंगे। ये एक बात इसमें मशीन मेड पेपर में है। तो अब जो है बिजली से चलने वाली बहुत बढ़िया, मशीनें चलने बहुत लगी। सुंदर तो जानकारी आप दे रही हैं डॉक्टर तनीजा। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है, और आज आपके वक्तव्य के द्वारा वो सारी चीज़ें हम तक पहुँच रही हैं। तो एक ये सारगर्भिक एक बातचीत
जी ये मशीन युग की को भी दिखाती हैं, पेपर मेड जो मशीन युग है उसको दर्शाती हैं, और मनुष्य की सोच का आईना है एक तरह से, मैं कहूँगी कि मनुष्य ने इतना सोचा। पेपर से जो आजकल कार्य हो रहे हैं सब आपके सामने ही है। इस सफेद चमत्कार ने दुनिया की सोच को ही बदल दिया है। आज पेपर अच्छा है, सस्ता है, क्वालिटी भी अच्छी है। अब प्रश्न उठता है कि पेड़ काटना जो आपने बताया, उस पे मैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी, 1 मिनट, कि ये बात सही है कि 4 अरब आपने बताया, मेरी बात आसान कर दी कि ये पूरे संसार में पेड़ काटे जा रहे हैं, और पेपर एक साल में एक देश में 1 करोड़ तो काटे ही जाते थे। काटे जाते थे, मैं कह रही हूँ, काटे जाते हैं नहीं। लेकिन हुआ ये कि ये देखा गया कि 17 पेड़ों को काटे तो 1 टन पेपर तैयार होता है। लेकिन नहीं, ये बात अब पुरानी हो चुकी वैभवी जी, मैं आपको बताऊं, अब पुराने पेपर रिसाइकल हो सकते हैं, पानी बचता है, पेपर नया हो जाता है रिसाइकल करके, 73% पोल्यूशन कम हो जाती है, क्योंकि हमें पोल्यूशन को रखने को कम करने के लिए पेड़ चाहिए, तो 73% एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने पढ़ा, पोल्यूशन कम हो जाती है इस तरह से। और 2021 इसमें में डॉक्टर तनेजा, जी 2021 में 4 अरब, 2022 में 3.9 अरब और 2023 में 3.8 अरब पेड़ कटे थे। ये एक आंकड़ा है बहुत बड़ा और बहुत दुख की बात है। नहीं, जिस तरह से हम नहीं, पेड़ मैं लगा मान नहीं रही पाते हैं, हूँ, पेड़ कट रहे हैं। मैं मान रही जी, हूँ, ये अब एक नई क्रांति चल पड़ी है, ऐसे समझ लीजिए कि रिसाइकल करिए। ये पूरी दुनिया में चल पड़ा है, सब देशों को कहा जाता है रिसाइकल करिए। और जो बुरादे अब मकान बनाते हैं, कोई चीज करते हैं, तो बुरादा होता है ना, उसको यूज किया जाता है, पेड़ पेड़ काटने बच जाते हैं, उससे काफी सारे बच जाते हैं। और और आपने ये देखा कि मार्गरेट ई नाइट ने पेपर बैग का आविष्कार जब किया, तो सरकार भी अब कहती है कि पेपर बैग लीजिए, उस पर जोर दे रही है, प्लास्टिक को हटाइए। तो क्या करें, पेपर के बिना तो काम नहीं चल रहा है। अच्छा, अब बात ये करते हैं, थोड़ी सी मैं बात करूंगी डिजिटल की, कि डिजिटल की बात हम अगर करें दुनिया के सामने, तो पेपर को बचाने के लिए डिजिटल होने पर विचार और व्यवहार दोनों ही किया जा रहा है। हर चीज के पीछे लाभ और हानि के उदाहरण तो मिलते ही हैं। एक तो ये कि समय और मैन पावर की बचत हो जाती है डिजिटल होने से। और क्योंकि एक ये डिजिटल रिपोर्ट में बताया गया कि 5 महीने में 9.5 लाख स्कैम रिलेटेड, ये मैं हानियां बता रही हूँ, कंप्लेंट्स हुई हैं, जी यानी डॉक्टर हर तनेजा, 14 सेकंड, मुझे लगता है हर कि अभी 14 सेकंड में एक स्कैम, हर 14 सेकंड में एक डॉक्टर स्कैम। तनेजा, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हमें रुक कर बात करनी चाहिए, क्योंकि हानि और चीज़ों पर हम बाद में चलते हैं, क्योंकि और भी हमारे वक्ता हैं, उन्हें भी हमें मैं सिर्फ दो लाइनों में बात खत्म करती हूँ, फिर मैं आप पे छोड़ देती हूँ, सिर्फ 2 लाइनों जी, में, जी, कि जी। 9.5 स्कैम ओके, रिलेटेड कंप्लेंट्स हो रही हैं, हर 14 सेकंड में एक स्कैम। किसी के पैसे चोरी हुए हैं, तो किसी की अश्लील तस्वीरें वायरल हो गई। पीएम ने भी मन की बात को इससे सुरक्षित रहने को कहा है। 99% तो सोचते हैं हमारे साथ तो होगा नहीं, लेकिन जो स्कैम करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा चालाक हैं, और वो स्मार्ट होते हैं, नए नए स्कैम्स होते हैं, और आवश्यकता हमें ये है कि हम सावधान रहें। बस मैं छोड़ती हूँ, आप मैंने आपको यही कहा था कि 2 लाइनें बोलती हूँ, तो मैंने उसको 2 लाइनें। जी, जी, बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। शुरू से धन्यवाद। ही आपने कागज़ की जो प्रासंगिकता रही और किस तरह से कागज़ हमारे समक्ष आया, ये एक तरह की बहुत बेहतरीन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपने दी है। लेकिन मैं शेखर जी के पास जाना चाहती हूँ, शेखर तिवारी जी, चूँकि आप एचआर हेड हैं और डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, और यहाँ पर अगर कागज़ की प्रासंगिकता की अगर हम बात करें या डिजिटल संसार में कागज़ की क्या भूमिका है, तो मैं चाहूँगी कि इस प्रश्न का आप उत्तर दें, और मुझे लगता है कि और भी लोग लाभान्वित होंगे। हमारे साथ मोहम्मद इशहाक खान जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन, स्वागत। और हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, आदरणीय संजय कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, शेखर तिवारी जी, आपका पुनः स्वागत करती हूँ, और ज़रूर आप इस पर अपनी टिप्पणी दें और अपने विचार साझा करें कि किस रूप में
क्या प्रासंगिकता है और जिस तरह से हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, तो कागज की क्या भूमिका है? स्वागत जी है। जी जी भव्य जी, धन्यवाद। सभी लोगों को जय श्री राम। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम कितना पेपर यूज करते हैं, जो आपका कंसर्न है भव्य जी, कि इतना नुकसान पेपर का होता है। जैसे पुष्पलता जी ने बोला कि बिना पेपर के तो हो ही नहीं सकता, पेपर तो चाहिए ही चाहिए। पेपर के बिना काम, पहले ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जो पेपर के बिना नहीं हो सकती थी। मैं एचआर में हूँ, रिक्रूटमेंट में हूँ, मैंने इस चीज को देखा हुआ है। शुरुआत डिजिटल की 1980 से शुरू हुई है, हम हिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल उसकी प्रासंगिकता क्या है, कितना यूज हो रहा, आगे हम क्या बिना पेपर के सरवाइव कर सकते हैं? तो अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर होगा कि हाँ, बिना पेपर के यूज के भी काम आज की डेट में होता है। हर जगह कंपनियां भी बहुत सारी कर रही हैं। इवन आप अगर इनवॉइसिंग की बात करो, अगर आप जो है किसी भी चीज की बात करो, इवन आप और कहीं तो छोड़ दीजिए, आप बैंक को देख लीजिए। बैंक का आपका स्टेटमेंट कंप्यूटर में आ जाता है, आपके मोबाइल में आ जाता है। हाँ, थोड़ा हमें टेक सेवी होना पड़ेगा। शुरुआत हमें कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। मैं अपने को थोड़ा लकी मानता हूँ कि हम इंटरलिंक है। जैसे पुष्पलता जी ने बताया कि पहले कितने पेपर में काम होते थे, कैसे भी चीजें होती थी, तो धीरे धीरे चीजें शिफ्ट हुई है। सबसे बड़ा बेनिफिट डिजिटल का यही है कि पेपर कम से कम यूज होगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि नहीं कैसे होगा, उसमें फ्रॉड बहुत हो सकता है, बहुत सारी चीजें मिस यूज हो सकती हैं। तो आज की डेट में डिजिटल में भी एग्रीमेंट भी डिजिटली साइन हो रहे हैं, एडोब की वजह से। आप पीडीएफ फाइल के थ्रू बहुत सारी कंपनियां इसको यूज कर रही हैं, और जितनी भी कंपनियां अपने को एडवांस मानती हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सब लोग डिजिटली चेंज हो रहे हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, हम पहले सीवी देखते थे, हमारे पास रेज्यूम आते थे। हम हार्ड कॉपी रिज्यूम देखने में कितने चैलेंजेस आते हैं, उसको याद रखना, कल को कोई प्रोफाइल आ गया उसको ढूंढना, बहुत चैलेंज के काम होते थे। आज की डेट में धीरे धीरे चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गई, कहाँ आपने रखी है उसको सर्च मारा, फट दे आपके सामने आ गया। ठीक है, तो डिजिटल एरा है इस समय। डिजिटल इंडिया की भी शुरुआत हुई। इवन आप हमारा यूपीआई देखिए, यूपीआई सबसे बड़ा योगदान जो डिजिटल का है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट हो रहा है। तो डिजिटल से हम क्या नहीं कर सकते जो कि पेपर से होता है। धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी और हमें खुद शुरुआत करनी पड़ेगी। हम कम से कम पेपर यूज करें। पेपर को दूसरे फॉर्म में आज की डेट में यूज किया जा रहा है, जैसे पेपर बैग आ रहे हैं तमाम। रीजन उसके पीछे है पोल्यूशन कंट्रोल करें हम, राइट। तो गवर्नमेंट भी उस पर तमाम फोकस करती है। तो शुरुआत हमें खुद करनी पड़ेगी। जैसे शुरुआत चर्चा में आपने बोला कि पहले लेटर्स लिखे जाते थे, एग्रीमेंट साइन होते थे, कुरियर के थ्रू चीजें आती थी जाती थी। तो मैं प्रैक्टिकल खुद फील कर रहा हूं कि कंपनियों में वहां से लिंक आया आपके पास, आपने उसको साइन किया, जाकर के वहां पे पढ़ा, आपको एग्रीमेंट ठीक कर रहा, आपने साइन कर लिया, डिजिटली साइन हो गया। डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, राइट। एमसीए में आपको कंपनी रजिस्टर करनी, सब कुछ डिजिटली हो जाते हैं चीजें। मार्कशीट आपको डिजिटली मिल रही है। हम लोगों को अगर देखा जाए तो कई बार तो हमें मार्कशीट ही नहीं मिलती है, हमने मार्कशीट कहीं और रख दी। तो डिजिटल के जितने फायदे हैं, डिजिटल को समझना पड़ेगा। जैसे पुष्पलता जी ने कहा कि फ्रॉड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। हमें अपने को समझना पड़ेगा, हमें अपने को नॉलेज रखनी पड़ेगी, उसको डूज एंड डोंट को समझना पड़ेगा। क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिजिटल को समझना बहुत जरूरी है। समझेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझेंगे तो जैसे आप मैं अगर पीछे की बात करूं, पेपर फार्म में होते थे, आपके प्रॉपर्टी के पेपर होते थे, कहीं इधर से उधर हो गए, कई चीजें मिस हो गई, उसको रखना, उसको सेफ में रखना, बहुत चैलेंजेस आते थे। इन कंपेरिजन ऑफ दैट आपको डिजिटल में चैलेंजेस नहीं आते हैं। तो डिजिटल को समझना है, और इस सब का मेन उद्देश्य नॉलेज। जितना हम पढ़ेंगे, इंडिया पढ़ेगा, भारत पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। हम इस चीज को समझेंगे, खुद अपनी चीजों में अडॉप्ट करेंगे, तो हम आगे इसको लेके जा सकते हैं। तो कुछ अगर क्वेश्चन है तो बहवी जी आप हमसे पूछिए, तो हम जरूर आपको जवाब देंगे।
हाँ, हमने जी, इसको ज़रूर बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने भी दी अपने स्तर पर, आपने हमें अवगत कराया और बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा सागर जी लिखते हैं कि कमेंट्स थोड़े कम देर के लिए मैं दिखा रही हूँ, तो अब ठीक है, थोड़ा और समय मैं देती हूँ कमेंट्स को दिखाने के लिए। सही बात, डिजिटल का आज ज़माना है, ऐसा संजय जी कह रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं और देखिए विषय हमने हमेशा से उम्दा लिए हैं और नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा, बहुत-बहुत अभिनंदन, हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी आप भी हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। अब मैं अपनी बिटिया दिव्यांशी के पास मैं चलना चाहती हूँ। दिव्यांशी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप स्टूडेंट हो और आपने कागज़ भी देखा और आज आप कंप्यूटर पे और मोबाइल पे इस तरह से भी आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हो। चूँकि डिजिटलीकरण हो चुका है और चीज़ें बदल गई हैं। तो आपका क्या नज़रिया है और आपको क्या लगता है कि अ, वाक़ई कागज़ की जो गुणवत्ता थी वो कहीं उसमें कमी आई है या डिजिटल होना बेहतर है? अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो अगर हम इस नज़र से देखें कि थोड़ा बचाना चाहिए पेड़ों को कटने से। मेरी छोटी-सी बेटी है, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, दिव्यांशी आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा। कई बार मैंने देखा कि वो पन्ने फाड़ती है, तो मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा आप इतने पन्ने फाड़ोगे ना, तो पेड़ को दुखेगा, क्योंकि वो बहुत कटते हैं तब जाके आपके पास पेंसिल आती है, तब जाके आपके पास पन्ने आते हैं। तो एक हमें घर से भी जागरूकता चलानी पड़ेगी। शायद इसी वजह से थोड़ा कुछ परिवर्तन और आए, क्योंकि जब आपके कहते हैं ना कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। जब परिवर्तन घर से आएगा तो समाज और देश दोनों बदलेगा। लेकिन दिव्यांशी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है किस तरह से समय बदला है? स्वागत है। और दिव्यांशी पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो मतलब अब आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो आज की जनरेशन डिजिटल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। उनको मतलब कागज़ का महत्व बहुत कम पता है। वो लोग उनके नज़रिए में बस एक कागज़ पे आपने लिखा और उसका काम खत्म हो गया। लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि कागज़ भी एक अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आपने सुना ही होगा कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो कार्य एक कलम कर सकती है। लेकिन कलम को भी तो कागज़ की ही आवश्यकता होती है। तो लेकिन आज की जनरेशन में अब क्योंकि डिजिटल का ज़माना है तो सभी लोग डिजिटल युग में ही रहते हैं। अब मेरी ही बात कर लो, मैं भी डिजिटल में बहुत ज़्यादा रहती हूँ। लेकिन अगर अपनी जगह देखा जाए तो हमें डिजिटल भी यूज़ करना है और हमें कागज़ भी यूज़ करने हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप डिजिटल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कागज़ ही चाहिए और कुछ चीज़ें आप कागज़ पे नहीं कर सकते, आपको डिजिटल ही चाहिए। अब अगर हम देखें तो अब जैसे कोरोना काल में हम सबने देखा कि डिजिटल के ज़रिए हम सबकी ऑनलाइन क्लासेस, कई सारी चीज़ें हमारी डिजिटल की हेल्प से हो रही थी। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनको कागज़ का भी महत्व समझना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि हम कागज़ को यूँ ही बर्बाद नहीं कर सकते और जो हम यूज़ करते हैं, वो उसको लेकर सतर्कता भी बरतनी चाहिए, क्योंकि देखिए तो आजकल डिजिटल पे जितने ही उसके फ़ायदे हैं, उतने ही दुरुपयोग भी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे बहुत चांसेस है कि लोग आपको बुली करें, परेशान करते हैं और कई बार तो जैसे साइबर क्राइम्स जो होते हैं, ऑनलाइन स्पैम जो होते हैं, उन सब से भी हमें बच के रहना चाहिए। और अगर हम कागज़ की बात करें तो कागज़ अब हर कोई मतलब मैंने मेरी ही कक्षा में बहुत बच्चों को देखा है, कॉपी का पन्ना लेंगे, फाड़ेंगे और उससे प्लेन बनाकर उड़ाएँगे। तो अब हमें इस बारे में हमें जागरूक होना चाहिए कि अगर हम यूँ ही कागज़ों को फाड़ते रहेंगे, उसको बर्बाद करते रहेंगे, तो इस हिसाब से तो कई सारे पेड़ भी कटेंगे, तो हमें उन पेड़ों का भी बचत करनी ज़रूरी है। मैम मेरे हिसाब से कि आज के युग में बच्चों को कागज़ का भी प्रयोग करना चाहिए। उन्हें अपने बड़े-बुजुर्गों से पूछना चाहिए कि उनके समय में कागज़ का कितना ज़्यादा महत्व होता था। लोग कागज़ में ही अपनी हर दिव्यांशी छोटी दिव्यांशी, आपको लगता है जैसे डॉक्टर तनेजा ने कहा था कि रिसाइक्लिंग होती है और रिसाइक्लिंग बहुत ज़रूरी है, तो आपको लगता है कि एक कदम ये उठाना ज़रूरी है कि हम अगर रिसाइकिल करते हैं तो हम बहुत पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं?
यस मैम, रिसाइक्लिंग करना तो आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। अगर हम देखें तो आजकल के समय में जिस हिसाब से कागज़ का बर्बाद हो रहा है, अगर हम उसको किसी नई चीज़ में रीयूज़ करें, अगर हम उसी को रिसाइकिल करके एक नई चीज़ बनाएँ, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। रिसाइकिल आज के समय में सिर्फ़ कागज़ ही नहीं, प्लास्टिक हर चीज़ में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और हमें कोशिश भी ये करनी चाहिए कि हम कागज़ को बचाएँ, उसको रीयूज़ करें और हो सके तो उसको रिसाइकिल ही करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दिव्यांशी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लिखा है कि प्राचीन काल में कपड़े पर भी छपाई होती थी, लिखाई होती थी, पत्र लिखे जाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहीं तक पहुँचे। प्रवीण कुमार चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सभी से एक ही गुज़ारिश है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप हमारे पेज पर नए हैं, तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें और पुराने हैं तो वो तो उन्होंने कर रखा है और हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियों के साथ हम बहुत अच्छे-अच्छे उम्दा कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो आप सब हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, बने रहें, तो गुणवत्ता वाले कार्यक्रम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। मैं डॉक्टर तनेजा, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ। जैसे कि कागज़ के आविष्कार की बात हमने कर ली कि भारत में भी चीन के रास्ते कागज़ पहुँचा और 7वीं शताब्दी में ये एक बड़ा लंबा काल रहा। और अगर जिस ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं, जो पांडुलिपियों की हम बात कर रहे हैं या फिर वेदों की बात करें, तो वो सब कहीं न कहीं कागज़ पर छपे हैं। वो एक नहीं, हमारी धरोहर। जी। कागज पर नहीं, ताड़ पत्रों पर मैंने बताया था, वो पुस्तक की तरह उसको सी देते नहीं, थे। अभी जब वो भोजपत्र तो और ताड़ पत्र। वक़्त था ना, वो वक़्त था, लेकिन अभी अगर हाँ, वो वक्त सहेजने था। की बात, अब छपे हैं अभी अब कागजों पे। अगर यस। सहेजने की हम बात कर रहे हैं, उन जी जी चीज़ों जी को अपनी पीढ़ियों तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं, तो कागज़ का जी। एक रोल है, कागज़ का एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है कागज़ एक अंग है हमारे जीवन का। और मुझे कहते हुए बिल्कुल गुरेज़ नहीं है कि कागज़ के बिना हम कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि कागज़ बहुत ज़रूरी है। जी जी। डिजिटल होना एक क्रांति है, समय की मांग है, लेकिन कागज़ उतना ही प्यारा है आज भी। तो डॉक्टर तनेजा, मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जितनी पांडुलिपियाँ सुरक्षित रखी गई, अगर कागज़ नहीं होते उस समय या अभी भी जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो क्या अभी भी वो डिजिटल होकर क्या ये मोबाइल में और जो कंप्यूटर है उसमें कितने लोग पढ़ेंगे या कितने लोग कनेक्ट हो पाएँगे? मैं आपको थोड़ा-सा दूसरी चीज़ बताना चाहूँगी इसी संदर्भ में। अगर सिर्फ डिजिटल ही करते रहें, लाइब्रेरीज़ का क्या होगा? और लाइब्रेरीज़ में तो आप एक एक वक़्त पे कितनी किताबें रख के नोट्स बनाते हैं, आप भी बनाती होंगी किसी टाइम में। डिजिटल में कैसे करेंगे? और एक चीज़ का और भी मैं जवाब देना चाहूँगी। किसी विद्वान ने कहा है कि कपड़े पर भी लिखा जाता था। बिल्कुल, मैंने पहले कहा रेशम पे लिखा जाता था, लेकिन बड़ा महँगा पड़ता था कपड़े के ऊपर। कागज़ सस्ता पड़ता है। ये मैं कहना चाहती हूँ। और आप ये देखिए कि हम ठीक है, हम आगे बढ़े, पीछे क्यों जाएँ, हम आगे बढ़ें। लेकिन ये कागज़ जो है, ये पीछे का भी है और आगे का भी है, ये तो रुक सकता ही नहीं। इसमें नई-नई चीज़ें हो रही हैं, नई-नई मशीनें आ रही हैं, लेकिन ये बिजली से पहले बिजली से नहीं चलती थी, पानी से नहीं चलती थी। तो आप ये तो रोक सकते ही नहीं हम कागज़ को तो। आप देखिए टिश्यू पेपर्स, हर जगह आपको टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा-सा ये हम ध्यान रखते हैं क्या? हम पहले हम अपने के एक टिश्यू की ज़रूरत होती है, 2 टिश्यू उठा लेते हैं, हाथ-वाथ पोंछे फेंक दिया। ये इसलिए कागज़ के भी, वो भी तो कागज़ का से ही बनता है ना। ये सब चीज़ देखते हुए रिसाइक्लिंग पूरी दुनिया में इसका शोर मच गया है आजकल। इसको रिसाइकिल करिए, और वो भी शायद शुरू भी हो गया है रिसाइक्लिंग। वो बिल्कुल नया हो जाता है दोबारा। ये मैं आपको बताना चाहूँगी। और परिवर्तन का समय है, परिवर्तन जी। समय का एक स्वभाव है। परिवर्तन तो होते रहते हैं। डिजिटल बहुत बड़ा परिवर्तन है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते।
लेकिन फिर भी कागज का जो यूज है, इस्तेमाल है, वो कागज का जो प्रचलन है, जो भी कहें वो कम नहीं हो सकता। बिल्कुल मेरे सही आप कह रहे हैं साथी डॉक्टर तनेजा, विद्वान ने बिल्कुल बैंक सही। के लिए कहा, बहुत जी, बढ़िया कहा उन्होंने कि बैंक में जो है वो डिजिटाइजेशन होता है, वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बैंक में स्कैम से ज्यादा मिल रहे हैं। इससे भी वो सहमत होंगे कि आपके अकाउंट खाली हो जाते हैं जरा सा कुछ भी ओटीपी देने से या कुछ भी। तो इन देखिए चीजों से जब मुझे लगता है कि जब हम किसी आविष्कार की तरफ बढ़ते हैं ना, तो उसके परिणाम और दुष्परिणाम दोनों हमें भोगने होते होते हैं। हैं, हाँ होते हैं, जी, बिल्कुल होते हैं। और ये उन दुष्परिणामों से भी कुछ सीखना चाहिए हमें, और हम उनसे बिल्कुल, सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल डिजिटाइजेशन सही में कहा भी यही होगा डॉक्टर। जी, कि हम जी, ये सीखेंगे इन चीजों से, इन स्कैम से, साइबर क्राइम से सीखेंगे, और इसलिए जब हम अपने जहन में रखेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। लेकिन बिल्कुल सही कागज कहा। का एक बात और मैं जी जानना चाहूँगी दिव्यांशी, चूँकि अभी 10वीं कक्षा में है, लेकिन एक थोड़ा-सा है प्रश्न, थोड़ा अलग लेवल का है। मुझे लगता है पता नहीं, मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन खुलकर चूँकि हम चर्चा करते हैं, तो मैं आपसे ज़रूर पूछूँगी। हमारे साथ संगीता चौहान जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ संगीता जी। संगीता जी भी हमारी टीम की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और डॉक्टर बिनीता सनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है, और आप सब हमारे साथ यूँ ही बने रहें। मैं थोड़ा-सा शेखर जी के पास आना चाहती हूँ, उसके बाद दिव्यांशी से एक प्रश्न रहेगा। अ, हमने कागज़ के फ़ायदे जान लिए, और डिजिटल इंडिया के बारे में भी, और डिजिटलीकरण जिस प्रकार से हुआ है देश और विदेश में, वो एक उसके पहलू पर हमने गौर किया, अभी बातचीत हमारी चली। लेकिन कागज़ और डिजिटल संसार का जो संयोजन हो सकता है, वो किस प्रकार हो सकता है, और किस तरह से हम एक दोनों के बीच एक तालमेल बिठा सकते हैं? अगर इसके बारे में थोड़ी आपकी अपनी राय हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये भी एक अच्छा विषय है, और हम इसके बारे में भी जानें। जी। जी, जी। तो देखिए बहुत बार क्या होता है डिजिटली हर जगह आपको पासवर्ड चाहिए होता है। कई बार लोग कागज़ का यूज़ करते हैं, लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, पेन में सेव करके रखते हैं। तो कनेक्शन तो है, बिना उसके एक-दूसरे के पूरक हैं। हाँ, हम पेपर को कम से कम यूज़ करें, डिजिटल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अभी थोड़ी देर पहले आप बच्ची की बात कर रही थी, पेपर बहुत फाड़ती है नाल, राइट। तो डिजिटल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आपने टैबलेट दिया बच्चे को, कुछ भी किया, बार-बार लिखो, बार-बार मिटाओ, जैसे पहले होता था स्लेट आती थी, लिखा, मिटाया। तो हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, डिजिटल को अभिशाप नहीं मानना चाहिए, डिजिटल के नुकसान है ये नहीं मानना चाहिए हमें। हमें उसके फ़ायदे समझ के प्रिकॉशंस लेनी है। जो चीज़ नहीं पता उसको हमें समझना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकली कुछ चीज़ यूज़ करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, जितने भी लोग पेरेंट्स हैं। और सबको ये टेंशन रहती है कि हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया, पता नहीं क्या देख रहा है। बच्चे अब इधर जा रहा है, तो फ़ायदा क्या है कि आप उसको ट्रैक कर रहे हो, कहाँ जा रहा है वो आपको चीज़ें दिख रही है। ऐप क्या यूज़ कर रहा है आप उसको भी मॉनिटर कर सकते हो। आप पैरेंटल कंट्रोल लगाइए उसपे। मैं करता हूँ जैसे अभी मेरे बच्चे को अगर कोई ऐप भी डाउनलोड करना है, ही हैज़ टू आस्क द परमिशन। हमसे पूछेंगे परमिशन कि हम डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा चीज़ों को, मॉनिटर उतना ही करना है जितना बुरा ना लगे। उसके भी नुकसान है, नहीं तो बच्चे चिढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो डिजिटल के इतने फ़ायदे हैं कि हम अगर चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा चलेगी। हाँ, नुकसान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसको कम से कम कैसे करेंगे? जानकारी से। जितनी जानकारी लेंगे, उतना अच्छा रहेगा। आप कई बार पीछे से गुप्त कैमरे की तरह आप मॉनिटर भी कर सकते हो। आपका बच्चा क्या ब्राउज़ कर रहा है, क्या देख रहा है, आप उसकी मेंटल चीज़ समझ सकते हो, फिर उसी हिसाब से पीछे से प्लानिंग कर सकते हो आप। तो डिजिटल को हमें समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। वो आपकी पेरेंटिंग में हेल्प कर सकता है। वो आपको इवन अपने एम्प्लॉइयों को आप मैनेज करते हो। आज की डेट में तो सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, राइट? डिजिटल ना होता तो कहाँ से वर्क फ्रॉम होम होता? राइट? हमारे यहाँ मैं आपकी बात करूँ, हमारे अवनी कंसल्टिंग है, हमारे 100% वर्क फ्रॉम होम है। हमें करीब 30-35 लोग काम करते हैं, सब अपने घर में रह के काम करते हैं। ये डिजिटल ना होता, ये इंटरनेट ना होता, तो कहाँ से चीज़ें होती? हम ऑफर लेटर एंड ऑल सब कुछ डिजिटली भेजते हैं। कहीं पे भी पेपर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेपर को हम कम से कम यूज़ करें, और पहले शुरुआत हमें खुद करनी पड़ेगी।
हनुमान चालीसा की आप बुक लेने जाते हो, गीता प्रेस बहुत अच्छा काम करती है, उसकी कास्ट लगती है। डिजिटल का सबसे बड़ा बेनिफिट है, जीरो कास्ट है। हम आप यूट्यूब पे जा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन फैला रहे हैं, जो भी जैसे भी अपना बात रखना चाह रहे हैं। पेपर के भरोसे कहाँ-कहाँ पेपर डालते हैं। न्यूज़पेपर आज की डेट में कम हो गया है, इसीलिए कोई न्यूज़पेपर खरीदता ही नहीं। तो हर समय जब कोई नई चीज आती है तो पुरानी चीज की प्रासंगिकता कम हो जाती है। जैसे पहले पीसीओ हुआ करता था, जगह-जगह पीसीओ हुआ करता था। फ़ोन कैसे आया? पहले कीपैड वाले फ़ोन आए, फिर धीरे-धीरे वो फ्लिप वाले आते थे। लोग टच फ़ोन लेना ही नहीं चाहते थे। नहीं, इसके तो नुकसान है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। बट आज की डेट में टच फ़ोन में ही तमाम चीज़ें आ गई। स्मार्टफ़ोन आ गए, टीवी, स्मार्ट टीवी लोग लगाना शुरू कर दिए। तो डिजिटल को हम जितना समझेंगे, जितना अच्छे से समझेंगे, उतना उसको अच्छे से एन्जॉय करेंगे, उसको समझेंगे। तो डिजिटल को हमें समझना पड़ेगा। हाँ, पेपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर में होनी चाहिए। रामचरितमानस की बुक है, बाकी चीज़ें पेपर फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। आप डिजिटली पढ़ो, नहीं समझ में आती है। पेपर आपके पास आज भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे जो पुराने लोग हैं, उनके पास आप रिज़्यूमे लेके जाओ, जब तक उनको हार्ड कॉपी नहीं मिलता है, उनको समझ में नहीं आता है। नहीं, हमें चाहिए वही चाहिए। बट जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ हम मैनेज कर सकें, वहाँ हमें पेपर कम से कम यूज़ करना चाहिए। बात ये बिल्कुल सही है, बिना पेपर की ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। राइट। तो डिजिटल को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी तरफ बहुत से अच्छी बात। जी, जी। जी, शेखर जी बहुत अच्छी बात आपने कही। समझना ज़रूरी है और तालमेल बिठाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एकता बाजपेयी जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दिव्यांशी एक प्रश्न है थोड़ा-सा व्यक्तिगत हो सकता है, आप अन्यथा ना लें कि जिस उम्र में आप हैं या आप जैसे बहुत सारे बच्चे और आगे भी आपकी एक उम्र बढ़ेगी और उस समय जब अगर प्रेम प्रसंग की अगर हम बात करें क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे हम पुराने ज़माने की बात डॉक्टर तनेजा कह रही थी कि प्रेम पत्र लिखे जाते थे पेपरों में। आज का जो युग है क्या आपको लगता है कि वो जो आज हम प्रेम पत्र की तरह आप समझें या किसी को नॉर्मल जो हम अपने दोस्तों को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो जो कनेक्टिविटी है वो पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या ये मैसेज पढ़ के आपको लगता है कि ठीक है, हम संतुष्ट हैं या जीवन ठीक तरीके से चल रहा है? अगर मैं इन दोनों की तुलना आपको करने को कहूँ, तो आपको क्या बेहतर लगता है? मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि यूथ की बातें बहुत ज़रूरी है हमें समझना, तभी हम कागज़ के आविष्कार की भी बात कर पाएँगे और डिजिटल संसार की भी बात कर पाएँगे। जी, दिव्यांशी। मैम मेरा मानना ये है कि अगर हम अपने विचारों को, हमारी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की अगर हम बात करें, तो इस मामले में कागज़ ज़्यादा बढ़िया होगा क्योंकि अगर हम मैसेजों को देखें तो मैसेज का क्या है, आप 1 मिनट में टाइप करेंगे और वो फटाक से चला जाएगा और वो व्यक्ति तुरंत देख भी लेगा। लेकिन कागज़ों को आप लिखते थे, फिर आप उसे भेजते हो, सामने वाला व्यक्ति उसका इंतज़ार कर रहा है, फिर जब इंतज़ार करने के बाद वो उसको पढ़ता था, तो उसकी मिठास अलग होती थी, उसकी एक खुशी अलग होती थी, वो भाव ही अलग होता था। जो भाव आप कागज़ में लिखकर प्रकट कर सकते हो, वो मुझे नहीं लगता कि आप डिजिटली कर सकते हो। इसलिए आपने देखा हो कि लोग डायरी भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग उसमें वो अपनी भावनाओं को ही व्यक्त करते हैं। तो मेरे हिसाब से कागज़ भावनाएँ व्यक्त करने में ज़्यादा अच्छा है। बहुत सुंदर, देखिए कितना बहुत ज़रूरी था कि एक यूथ से इस तरह की बात करना क्योंकि वाक़ई जिस भावना की हम बात कर रहे हैं, भावना के संप्रेषण की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक-दूसरे के साथ कनेक्ट रहें और डॉक्टर तनेजा बड़ा मुस्कुरा रही हैं, सोच रही होंगी कि वैभवी पता नहीं क्या-क्या पूछ लेती हैं। ख़ैर, बहुत सुंदर परिचर्चा हमारी चल रही है और हमारे साथ संजय जी लगातार बने हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि पहले के समय में राजा-महाराजा लोग चिट्ठी लिखकर जो किसी को कुछ बुलाना होता था तो भेजते थे या संदेश वाहक होता था। अब तो एसएमएस के थ्रू 1 मिनट में कोई भी चीज़ हम तक पहुँच जाती है और वो कई बार बवाल भी करती है।
कई बार उसका जो परिणाम होता है वो एक एसएमएस या एक मैसेज वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि हमने डिजिटल संसार की अगर बात करें तो अभी थोड़े दिन पहले हमारे धर्म जी गुजर गए, लेकिन उनके गुजरने से काफी समय पहले तक उनके मरने की खबर आ रही थी बार बार। तो ये एक तरह का ये हानि भी है लाभ के साथ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कार्यक्रम हमारे चरम पर है और मैं चाहती हूँ डॉक्टर तनेजा, इस कार्यक्रम को जब हमने शुरू किया और जिस तरह से कागज के आविष्कार से लेकर डिजिटल संसार तक की जो एक यात्रा है वो हमने तय करने की कोशिश की, एक छोटा सा संदेश आपके द्वारा, और शेखर जी आप भी तैयार रहिएगा और दिव्यांशी आप भी अपने यूथ के लिए छोटा सा संदेश तैयार रखिएगा। मैं तनेजा जी से जानना चाहती हूँ क्या संदेश है आज के इस टॉपिक के लिए। धन्यवाद। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर का इन्वेंशन एकदम से नहीं, धीरे धीरे हुआ, उसमें क्वालिटी में भी हर चीज में सुधार हुआ, सब धीरे धीरे हुआ, समय लगा। इसी तरह मुझे लगता है कि डिजिटल होने में भी हमें समय लगेगा, और मैं अंडरलाइन करती हूँ तिवारी जी की बात कि हमें समझना बहुत जरूरी है और हम आगे बढ़ते रहें। बहुत बढ़िया इन्होंने कहा, मुझे मेरा दिल खुश हो गया इनकी ये बात सुन के। हर चीज का अपना महत्व है, पेपर का अपना महत्व है, ये मेरा संदेश है, और डिजिटल होने का अपना महत्व है, दोनों के में का महत्व है, ये मैं ये समझती हूँ, ये मेरा संदेश है। बहुत सुंदर, मेरा बहुत ख्याल है आप सुंदर सहमत होंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। शेखर जी आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा दिव्यांशी जी से डिफर करूंगा इस मामले में कि पेपर में फीलिंग आती है। गाना पीछे था ना, प्यार तुम्हें भेजा है खत में, तो ठीक है, पहले का भी महत्व था, आज का भी महत्व है। आज इतने सारे वो व्हाट्सएप एंड ऑल में सी प्यार क्या है, व्यक्त करना अपना जो फीलिंग है, तमाम इमोजी आते हैं, तमाम चीजें आती हैं, राइट। तो वहां पे भी वो फीलिंग सी, जब चीजें चेंज हो रही है, मतलब वो बहुत टाइम टेकिंग वाली होती है। प्यार मोहब्बत कई बार जब होता है तो वो टाइम सोचते कितना कम हो जाए, कितना कम हो जाए। कई बार पहले एसएमएस भेजने में करने में आज भी लोग क्या करते हैं, वॉइस में मैसेज भेजते हैं, फिर नहीं फीलिंग वो नहीं आ रही, सीधे कॉल कर लिया। तो चीजें चेंज हो रही है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। हाँ, सबके दुष्परिणाम है, उस पे हमें समझ के उस दुष्परिणाम को इग्नोर करते, जैसे बुरी चीजें आती है, लोग परेशान करते हैं। तो जैसे आज के डेट में आपके पास ट्रू कॉलर है, राइट, आज की डेट में इवन आप एयरटेल के अगर कस्टमर है, किसी के भी हो आप, या तो जगह जगह आपको इंफॉर्मेशन आ रही है कि स्पैमर है, ये इसको इतने लोगों ने रिपोर्ट किया। एंड प्लस मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको कहीं भी कोई चीज लगे कि ये चीज ठीक नहीं है, इग्नोर मत करिए, उसको रिपोर्ट करिए। इवन आपको ट्रू कॉलर में भी लगता है कि स्पैमर है, परेशान है, जाके एक स्पैमर का उसको बटन दबाना है, करिए। वो क्या होगा, उससे दूसरा वाले को जब कोई बंदे को फोन करेगा, समझ में आएगा भाई ये स्पैमर है, 4 लोगों ने रिपोर्ट किया है, 10 लोगों ने रिपोर्ट किया है। तो इस चीज को हमें समझना होगा और उसको जगह जगह उसको उसकी आवाज उठानी होगी, उसको टैग लाइन देनी होगी। हम इस चीज को करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। एंड दिव्यांशी जी से एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी कि आप इस तरह से करोगे कि पुराने जमाने में फीलिंग ज्यादा आती, डिजिटल में भी बहुत फीलिंग। जब आपके पास स्काइप आया, जब वीडियो कॉल आना शुरू हुआ, राइट, तो वो जो फीलिंग 1 to 1, बिकॉज आप अगले को मॉनिटर कर रहे हो, आपने बोला, क्या भाव आया चेहरे पे, आपने इमीडिएट देखा, आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे कि उस बंदे को हमारी बात कैसे लगी। लेटर में तो ठीक है, खुश है बंदे ने, अच्छा लिखा, बाद में कुछ चेंज भी हो सकता है। तो डिजिटल को समझे, हम डिजिटल के साथ आगे बढ़े, बिकॉज ये नीड ऑफ आवर है, आज की जरूरत है। आप किसी बैंक कर्मचारी, आप अभी एयरपोर्ट पे चले जाइए, अगर उनका सिस्टम खराब हो गया, क्या चीजें डिले हो जाएगी, आपको टिकट वहां पे बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, वहां तक पहुंचने में दिक्कत आएगी, आपका सर्वर डाउन होगा, कुछ भी। तो डिजिटल को हमें स्ट्रांग करना होगा। पहले हम 2G थे, 3G आए, 4G हुआ, 5G आया, तो इसमें हमें क्रांति, अभी बहुत सारी चीजें लानी पड़ेगी। पीछे की चीजें हमारी कागज धरोहर है, राइट। पहले जैसे भोजपत्र पे लिखे गए, तमाम चीजें हुई। तो हम सनातन धर्म वाले हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें मिली है, हमको उसको पढ़ना चाहिए,
हमारे जितने भी रामचरितमानस की बुक है, हमारे गीता में जो चीजें कही गई है उसको पढ़ें। ठीक है, जितना हम पढ़ेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ मेरा कंक्लूजन यही होगा कि समझिए, कोई चीज भी खराब नहीं होती, कोई ना इंसान खराब होता है ना कोई चीज खराब होती है, हमें बिल्कुल समझना है कि सही क्या कहा आपने शेखर जी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब भी बिल्कुल। हमें जिस जिस चीज की जरूरत होती है उस हिसाब से हम, चाहे वो घर हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो समाज हो, हम ढल जाते हैं उस तरह से। और कई बार हम जुगाड़ भी बहुत लगाते हैं, क्योंकि भारतीय लोग जुगाड़ू होते हैं। जी। तो ये भी एक अपना एक जीने का तरीका है या अपना लाइफस्टाइल है। और एक संदेश आया है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। विनीता साहनी जी लिखती हैं कि मेरी ननद आज भी मुझे चिट्ठी लिखने को कहती है और मैं लिखती हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है, इस जमाने में भी चिट्ठी का आदान प्रदान होता है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी तो मुझे 20 साल पुरानी चिट्ठी मिली जो मैं अपनी सहेली को लिखा करती थी। तो मुझे वो पढ़ के बड़ा लगा कि बाप रे, हम कितना कुछ लिखते थे। ये वो हुआ, पूरे महीने पूरे साल की कहानी, एक कैलेंडर छपता था। तो कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो सारी चीजें हमसे छूट गई हैं। इवन दो एक आप भावनात्मक। जी जी जी। इवन दो आप लेटर की बात कर रहे हैं, इवन आज की डेट में लोग ईमेल लिखने से भी कतराते हैं, समझिए डिजिटल में ही। क्योंकि ईमेल जो थी शुरुआती दौर था, ईमेल के बाद फिर ये आपका एसएमएस मोबाइल आया, फिर उसके बाद जो है आपका व्हाट्सएप आया, राइट, इमीडिएट मैसेजिंग का सिस्टम आया धीरे धीरे। तो लोग मेल लिखने से जैसे आप चिट्ठी की बात कर रहे हैं, तो चिट्ठी पहले लोग लिखते थे, उसका भावना आती थी, समय चाहिए होता था। आज की डेट में एआई का अगर आपको मदद चाहिए, आर्टिफिशियल, आप कई बार जो भावना व्यक्त करना चाह रहे हैं, आप अकेले लिख रहे हैं ना उसमें, आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे डिजिटल में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प करने में, आप इवन बिल्कुल आज की सही बात। मेल लिखते जी। हैं, मेल भी उसको आपको बताता है आज की, आप इसके बजाय इस तरह से लिखें। तो आप जो है चीजों को, अपने वर्ड्स को ब्रॉडर तरीके से आप लिख पाते हो। तो डिजिटल बहुत को अच्छी बात समझ। शेखर जी। जी। जी, डिजिटल को समझें। बार-बार आपने इस बात का ज़िक्र किया है कि डिजिटल को समझें। हम सब समझ रहे हैं और समझने की आगे भी कोशिश करेंगे। दिव्यांशी, आपका क्या संदेश है आज के कार्यक्रम के? मैम, मेरा संदेश यही है कि हम जो आज की जो यंग जनरेशन है, हम जो यूथ हैं, हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि डिजिटल और पेपर दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। हम सिर्फ किसी एक को ही इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते हैं, हमें दोनों को ही इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। दोनों को ही हमें बैलेंस कर कर लेकर चलना चाहिए। हमें दोनों का ही इक्वल यूज़ करना चाहिए। दोनों के ही दुष्परिणाम परिणाम दोनों को ही लेकर हमें सतर्क रहना चाहिए। दोनों का ही हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डिजिटल हो वो या चाहे पेपर हो, हमें हमारे कि वे काम के परिणामों का ज्ञान हो। हमें पता हो कि अगर हम ये इस कागज को लिख रहे हैं, अगर हम ज्यादा वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, पेड़ कटेंगे। और अगर हम डिजिटल पे भी हम किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे ही जान पहचान का है, हाँ ये व्यक्ति मेरा परिजन है। हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और दोनों को ही अपनी लाइफ में बैलेंस कर कर चलना चाहिए। बहुत सुंदर बात आपने कही, बैलेंस करके चलना चाहिए और बार-बार शेखर जी ने कहा समझना चाहिए। तो इस तरह से आज एक तालमेल बिठाने की जो हमने कोशिश की परिचर्चा के माध्यम से, और जिस तरह से हमने कागज़ के उन पुराने दिनों को भी याद किया, आविष्कार से शुरू करके, और आज डिजिटलीकरण में जब हम हर चीज़ डिजिटल है हमारे सामने, चाहे ये हमारा प्रोग्राम हो, चाहे और भी जितने काम होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। और नतीजा यही निकला कि हमें दोनों को समझने की ज़रूरत है और दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। मैं आप चलते-चलते एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते बुधवार को किरदार ज़िंदगी का कार्यक्रम हमारा होता है, और किरदार ज़िंदगी में एक ऐसे किरदार हमारे बीच आए थे जिन्होंने कहा कि उनकी एक अपनी लाइब्रेरी है जिसमें 50,000 पुस्तकें हैं। तो 50,000 पुस्तकें अगर हैं, तो समझिए कि कागज़ की महत्ता कभी ख़त्म नहीं होगी। चाहे हम कितने भी डिजिटल हो जाएँ। और 50,000 पुस्तकों में मुझे पता है कि बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने स्वयं पढ़ी हैं, उनकी स्वयं की भी पुस्तकें हैं। तो कोई व्यक्ति अगर इस तरह के आयोजन करता है, अपने घर में लाइब्रेरी बनाता है, तो समझिए कि कागज़ की महत्ता है। लेकिन
डिजिटलीकरण हो चुका है और धीरे-धीरे जैसे कि एआई पर हमने पहले भी परिचर्चा कर रखी है, बातचीत हमारी हो चुकी है इस टॉपिक पर। तो हमें ये भी पता है कि किस तरह से जो एआई का समय है और आगे बहुत कुछ बदलाव आएगा, लेकिन कागज़ हमेशा प्रासंगिक था, प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेगा। तो कागज़ से भी हमें प्यार है, पेड़ों से भी प्यार है, बच्चों को भी सिखाना है कि कागज़ ज़्यादा बर्बाद ना करें और हमें भी समझना है, जैसे कि शेखर जी बार-बार समझा रहे हैं कि समझने की ज़रूरत है। तो शेखर तिवारी जी, डॉक्टर तनेजा और दिव्यांशी, आप तीनों का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, इतनी सुंदर चर्चा चली और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी से निवेदन है कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली बार फिर नए विषय के साथ आऊँगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।